हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक करंट इशू की बात करेंगे जो इंडिया में चल रहा है। इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू द इलेक्शन और संविधान की कुछ धाराएं इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसका गठन हुआ है। इससे पहले हम एक चीज़ ये देख लें कि जैसे कि अभी हमारा जो पार्लियामेंट है उसके लिए एक न्यू बिल्डिंग प्रपोज्ड हुई है बनने के लिए, जिसको सेंट्रल विस्टा बोलते हैं। तो बहुत सारे उसके कंट्रोवर्सी भी हैं, बहुत सारे अपोजिशन पार्टी उस पर एलिगेशन लगाती है गवर्नमेंट पे कि उन्होंने कोरोना को सही से हैंडल नहीं किया, या जो बजट है हमारा सेंट्रल विस्टा जिसको बोलते हैं कि 20,000 करोड़ का होगा, उसको उनको कोरोना के टैकल में लगाना चाहिए, उसको कर्व करना चाहिए। बट ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारी जो पार्लियामेंट्स है उसमें जो हमारे नंबर्स हैं वो हमारे समय करंट नंबर 543 हैं, और वहाँ की जो कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग है वो ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है। अभी हम डिस्कस ये करेंगे कि 2026 और 1976 ये दो इम्पॉर्टेंट डेट ईयर्स क्यों हैं। 2026 में हमारे यहाँ की जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, नंबर ऑफ सीट्स हैं, नंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, वो चेंज होंगी। अभी देखेंगे क्यों 2026 में, उससे पहले क्यों नहीं। तो उसकी हमें, हमारे इंडिया को, हमारे भारत को उसकी नीड है उस बिल्डिंग की, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा हमारे पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होंगे तो उनको बैठने के लिए जगह नहीं होगी और बहुत सारे इशू हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि उससे हमारी जो उनकी सेफ्टी होगी उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बिल्डिंग बहुत पुरानी भी हो चुकी है। तो वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इस वजह से हमारे देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस समय। चलो चलते हैं हम लोग डिलिमिटेशन एंड डिलिमिटेशन कमीशन में। तो अभी देखो कि करंटली न्यूज़ में रहा ये जम्मू एंड कश्मीर के उससे रेफरेंस में आप देख सकते हो कि जम्मू एंड कश्मीर जब अलग हुआ था 2019 में, जब इसको यहाँ से 370 हटाया गया, 370 रिवोक किया गया, तो इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी कुछ बदल गई है, डेमोग्राफिक चेंजेज हुए हैं। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ पे यूनियन टेरिटरी से हटा करके उसको स्टेटहुड, मतलब उसको कंप्लीट फुल स्टेट का दर्जा दिया जाए उसे। लेकिन उससे पहले सरकार ये भी चाहती है कि वहाँ पे डिलिमिटेशन मतलब परिसीमन हो जाए। परिसीमन आयोग का गठन किया गया इसी वजह से। तो डिलिमिटेशन होता क्या है कि सिंपली आप समझो कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी की बाउंड्री को फिक्स करना ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन रेशियो, जिससे कि हर सीट पे जो पॉपुलेशन का रेशियो हो वो इक्वल रहे। इस वजह से डिलिमिटेशन जो होता है वो बनाया जाता है, उस कमीशन का गठन किया जाता है, ठीक है। जिससे क्या करे, वो कंट्री के रिप्रेजेंट करे, किसको रिप्रेजेंट करे, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी। तो ऐसा ना हो कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा लोग हों और दूसरे में कम लोग हों, ठीक है। तो उनकी इनको बैलेंस रखने के लिए डिलिमिटेशन का यूज़ किया जाता है। तो डिलिमिटेशन क्यों होता है, उसका रीज़न यही है, टू प्रोवाइड इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू इक्वल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। मतलब कि हर एक इक्वल सेगमेंट, मतलब एक भाग को दूसरे भाग के बराबर कर दिया जाए, ठीक है। जैसे एक भाग ए है, एक भाग बी है, तो दोनों में जो पॉपुलेशन हो वो बराबर हो ऑलमोस्ट, जिससे क्या कर सकते हो आप, इक्वल रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हो। सेकेंड है फेयर डिवीजन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया सो दैट वन पॉलिटिकल पार्टी डज नॉट हैव द एडवांटेज ओवर द अदर इन अ इलेक्शन। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो एक कोई कॉन्स्टिट्यूंसी ए है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी बी है, तो ए में मान लो कि किसी एक तरह की कम्युनिटी होगी, वहाँ बहुत ज़्यादा लोग होंगे, और बी है थोड़ा सा मिक्स कम्युनिटी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एक में जो कैंडिडेट खड़ा होगा उस कम्युनिटी से, वो तो हमेशा जीतता रहेगा, या जो भी पार्टी खड़ी होगी वो तो हमेशा जीतती रहेगी। तो इस वजह से फेयर इलेक्शन हो जिसमें किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी को गेन ना मिले, इस वजह से डिलिमिटेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। एंड द प्रिंसिपल ऑफ डिलिमिटेशन इज वन वोट एंड वन वैल्यू। जैसे कि मान लो कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी ए और बी हमने बात करी थी, तो हो सकता है ए में 10 लाख हो और बी में 11 लाख लोग हों, तो एक सांसद जो होगा वो 10 लाख लोगों से चुन के आ रहा है और एक सांसद जो है वो 11 लाख लोगों से चुन के आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इक्वलिटी तो है नहीं रिप्रेजेंटेशन में। तो इस रिप्रेजेंटेशन को इक्वल बनाने के लिए डिलिमिटेशन का यूज़ किया जाएगा, डिलिमिटेशन किया जाता है। सो हाउ डिलिमिटेशन इज कैरीड आउट, कैसे ये होता है। तो देखो क्या होता है कि हमारे संविधान की आर्टिकल 82 है जो पार्लियामेंट को इनेक्ट करती है, पार्लियामेंट को पावर देती है कि वो डिलिमिटेशन एक्ट जो है उसका गठन कर सके, उसको पास करा सके।
हर एक सेंसस के बाद, जैसे हमारे यहाँ का सेंसस 10 साल में होता है, तो 2001 में हुआ, 2011 में हुआ, अब 2021 में होना है। तो इस तरीके से इन ईच डिकेड आफ्टर द सेंसस अंडर आर्टिकल 82 पार्लियामेंट इनैक्ट अ डिलिमिटेशन एक्ट। और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो 170 जो है, आर्टिकल 170 जो होती है उसके अंडर में, स्टेट के अंदर अगर उसको डिलिमिटेशन कराना होता है, परसीमन कराना होता है, तो वो उसका यूज़ करती है। वंस द एक्ट इज अ फोर्स, एक बार जब एक्ट जो होता है वो अगर एक्ट फॉर्म हो जाता है, इसका मतलब तो यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है कि एक डिलिमिटेशन कमीशन का गठन कर देती है। तो अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ जो, अगर आप फर्स्ट इलेक्शन हमारे इंडिया का जो हुआ था, फर्स्ट इलेक्शन 1950-51 में हुआ था, तो उससे पहले तो हमारे यहाँ कोई डिलिमिटेशन कमीशन था नहीं। तो क्या हुआ था उस समय, क्योंकि हमारा इलेक्शन 50-51 में होना था, तो उस समय हमारे यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद जी और इलेक्शन कमीशन, इन्होंने दोनों मिल करके कॉन्स्टिट्यूंसी को गठन किया था। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी वो कोई परमानेंट कमीशन नहीं था, वो तो बस जस्ट एक इलेक्शन करा लिया जाए उसके लिए कमीशन, एक तरीके से उन्होंने एक्सरसाइज करी थी पावर का। लेकिन एक्चुअल जो डिलिमिटेशन कमीशन फॉर्म हुआ था वो 1952 में फॉर्म हुआ था। तो इस तरीके से आप देखोगे तो हमारे देश में 4 डिलिमिटेशन कमीशन बन चुके हैं। एक 1952 में बना था, एक 1963 में बना था, एक 1973 में बना था और एक 2002 में बना था। ठीक, और आप सोचोगे कि 1981 और 1991 में सेंसस तो हुआ था, हर 10 साल में होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बनाया गया। उसका मैं आपको अभी रीजन बताता हूँ। उसका रीजन ये एक्चुअली कि 1971 के बाद जो आपका डिलिमिटेशन कमीशन बना था, 1971 की सेंसस के बाद 1973 बना था। इसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारे यहाँ की जो पार्लियामेंट सीट्स हैं उनको 2026 तक के लिए फिक्स कर दिया जाए। तो इसका मतलब कि 1976 से लेकर के अगले 50 साल 2026 तक कोई भी कमीशन इस तरह का बनेगा, तो लेकिन वो पार्लियामेंट के नंबर ऑफ सीट को इंक्रीज नहीं कर पाएगा। पार्लियामेंट की सीट जितनी थी 550, उनको फिक्स कर दिया गया। इसी वजह से 2026 में जब कमीशन ओपन होगा, जब कमीशन फ्री होगा, फिर इसके बाद फिर से नया एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा 1931 की सेंसस के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगला जो सेंसस 1931 में होगा, फिर हमारे यहाँ की हो सकता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट हैं आज जो 550 हैं वो 600 या 650 हो जाए। दैट्स वाई इंडिया को एक नई बिल्डिंग की नीड है। ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में आप देखोगे तो ये कमीशन जो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के से अपॉइंट किया जाता है एंड ये वर्क करता है इलेक्शन कमीशन की हेल्प से। तो इसमें मेनली 3 कंपोजिशन की बात करो तो इसमें मेनली इनमें 3 लोग होते हैं। एक आपके रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, और एक आपके जिस स्टेट का आपको मान लो कमीशन डिलिमिटेशन करना है, मान लो उत्तर प्रदेश का करना है, बिहार का करना है, हरियाणा का करना है, तो आपके उस स्टेट के इलेक्शन कमीशन भी होंगे। ठीक, तो इसका मतलब रिटायर्ड जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, और जिस पर्टिकुलर स्टेट का डिलिमिटेशन हो रहा होगा उसके आपके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होंगे। ठीक, इसके फंक्शंस क्या हैं, इलेक्शन कमीशन के क्या फंक्शंस होते, सॉरी इस डिलिमिटेशन कमीशन के फंक्शंस क्या होंगे, तो क्या करेगा वो डिटरमाइन करेगा नंबर ऑफ बाउंड्रीज की कॉन्स्टिट्यूंसी में, कितनी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उनकी क्या क्या बाउंड्रीज हैं, और ये श्योर करेगा कि जो पॉपुलेशन है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में नियरली इक्वल होनी चाहिए। दूसरा पार्ट इसका ये है कि ये SC ST की सीटों को भी रिजर्व करेगा। जैसे मान लो कि कोई भी रीजन है, कोई भी एरिया है जहाँ पे SC या ST का बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी है, तो वहाँ पे जो सीट होगी वो SC या ST के लिए रिजर्व कर दी जाएगी, तो वहाँ से कोई और कैंडिडेट इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। ठीक, इन केस ऑफ डिफरेंट ओपिनियन एमंग द मेंबर ऑफ कमीशन, मान लो कि अगर ऐसा हुआ कि इनमें से जो कमीशन बना उसमें से 2 लोग या 1 लोग कोई डिफर कर रहा है किसी के ओपिनियन से, तो उसमें वोटिंग करने का भी प्रावधान है। ठीक, और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि डिलिमिटेशन कमीशन एक हाई पावर बॉडी है जिसके डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से,
कि इलेक्शन कमीशन के एक हायर पावर बॉडी है, उसके किसी भी डिसीजन को फाइनली कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। इसका रीज़न बताऊं आपको मैं, एक्चुअली क्या होगा कि मान लो थोड़ी देर के लिए कि आपको 2 साल के बाद इलेक्शन कराने हैं, तो आपने एक डी कमीशन बनाया, कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। अब क्या हुआ कि ऑब्वियसली बात है कि जब रिपोर्ट देगा तो उनके अपोजिशन पार्टी के बीच में कंसेंट नहीं होगा, तो वो क्या करेंगी, कोर्ट जाएंगी। जब कोर्ट जाएंगी तो मामला लटक जाएगा, क्योंकि कोर्ट का जो प्रोसीडिंग है बहुत डिले है, तो इससे हमारा इलेक्शन भी डिले हो जाएगा। ठीक है, बट हमारे इंडिया में इलेक्शन जो है वो 5 साल में होना तय है, इस वजह से इसके डिसीजन को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक, आप देखोगे तो करंट पोजीशन जो हमारे इंडिया की है वो 2009 के जनरल इलेक्शन में 499 सीटों में से 543 में से 499 कंस्टिट्यूंसी में एक आपका न्यूली डिलिमिटेड कंस्टिट्यूंसी बनी है, थोड़ा बहुत चेंजेस लाए गए हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान देना बाउंड्री चेंज हुई है, बट नंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट अभी भी फिक्स है। क्योंकि कब तक फिक्स रहेंगी, 1976 से लेकर के 2026 तक फिक्स रहेंगी। कितनी रहेंगी, 550 सीटें रहेंगी। 2 एंग्लो इंडियन की सीटें होती हैं तो 552 हो जाती हैं वो। अब प्रॉब्लम क्या आ जाती है एक्चुअली इसमें, प्रॉब्लम ये आ जाती है कि मान लो कि हमारे जो साउथर्न स्टेट हैं, जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, वो लोग को कहना ये है कि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल है, वो इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर रही है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थर्न स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो उनका कहना ये है कि मान लो कि थोड़ी देर के लिए कि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन 50 लाख थी पहले, और नॉर्थ स्टेट की पॉपुलेशन मान लो 10 लाख थी, तो अगर 10 लाख के हिसाब से एक एमपी बनेगा तो उनके यहाँ के 5 एमपी होंगे, तो हमारे यहाँ के 10 एमपी होंगे। उस समय का उसका रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन अगर मान लो कि अगला जब कमीशन बैठेगा तो उसमें हो सकता है कि वहाँ की पॉपुलेशन अगर स्टेबल है तो हो सकता है वो 50 से 70 लाख भी होगी, लेकिन हमारे नॉर्थ स्टेट की जो पॉपुलेशन हो सकता है कि वो 10 लाख से 20 लाख हो गई होगी। तो हमारे नॉर्थ स्टेट में जो रिप्रेजेंटेशन है वो डबल हो गया पार्लियामेंट में, लेकिन जो हमारा साउथर्न स्टेट है वहाँ पे तो बहुत ही रेयरली ज़्यादा हुआ। पहले 5 सीटें थी, अब 7 सीटें हो गई हैं। तो उनका ये इशू है कि ये हमारा जो साउथर्न स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो पार्लियामेंट में हमारा रिड्यूस हो रहा है। ठीक, सो इन 2008 डिलिमिटेशन वाज डन बेस्ड ऑन द 2001 सेंसस, but the total number of seat in the assembly and parliament decided as per the 1971 census was not changed। मतलब कि हमारा कमीशन तो 2002 में भी हुआ था, लेकिन अभी तक हमारी सीटें जो हैं पार्लियामेंट की वो चेंज नहीं हुई। कब तक नहीं चेंज होंगी, 2026 तक नहीं चेंज होंगी। और जो भी हमारा डिलिमिटेड कमीशन बैठता है, वो जो भी हमारी जितनी भी यहाँ पे परिसीमन जो करता है वो 1971 के सेंसस के बेस पे ही करता है, ये समझ लीजिए आप। इसका मतलब कि हमारा जो सिस्टम है इस इलेक्शन का, या जो हमारा जो डिलिमिटेशन कमीशन का जो एक स्टडी है या जो भी एनालाइज करती है, वो 1971 के बेस पे ही करती है। तो बहुत ही पुराना सिस्टम, 50 साल पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ से इलेक्शन हो रहे हैं। क्या स्टेप लेना चाहिए, तो पहला चीज़ तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे यहाँ का जो सेंसस 2021 का है एज मच एज पॉसिबल जितने जल्दी हो उसको कंप्लीट करना चाहिए, जिससे हमारा जो भी इशू आने वाले हैं 2026 तक के वो पहले सॉर्ट आउट हो जाए या स्टार्टेड टू सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक, अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है कि वे फॉरवर्ड यही है कि आपका जो नंबर ऑफ लोकसभा और असेंबली सीटें फ्रीज हुई हैं, जो 2001 के सेंसस के बाद भी फ्रीज हो गई थी, उसको हमें क्या करना चाहिए, अनदर अमेंडमेंट हैज पोस्टपोन अंटिल 2026। मतलब तो 2001 में जब हमारा सेंसस हुआ था 2002 में हमारा कमीशन हुआ, लेकिन हुआ क्या था कि फिर से फ्रीज कर देंगे। मतलब कि 1976 में फ्रीज हुई, 2001 में फिर सेंसस हुआ, 2002 में फिर से फ्रीज कर दिया गया 2026 तक के लिए। तो अल्टीमेटली पूरा 1976 से 2020 तक फ्रीज ही हो गया है। सो this was justified on the ground that uniform population growth rate would be achieved throughout the country by 2026। मतलब तो कहना ये है कि 2026 तक के लिए अगर देखा जाए तब तक हर जगह की जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म हो जाएगी। इस वजह से डिलिमिटेशन कमीशन को उन्होंने पोस्टपोन किया है, जिससे कि
नॉर्थर्न स्टेट, साउथर्न स्टेट, ईस्टर्न स्टेट, वेस्टर्न स्टेट की जो पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म हो जाए, फिर क्या होगा कि कमीशन को फिर डीलिमिट करने के लिए, डिलिमिट करने के लिए, परसीमन करने के लिए उसको आसानी होगी। ठीक है, सो थैंक यू, दिस वॉज द करेंट इशू, राइट। तो बहुत सारे लोग ऐसा डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अपना फंड जो है वो सेंट्रल विस्टा में लगा रही है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में लगा रही है और इशूज़ में नहीं लगा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। और अगर वहाँ पे लेट से नंबर ऑफ़ सीट अभी 552 है, अभी करंटली जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है 543 हैं, तो उससे क्या होगा कि अगर इन केस हमारा नेक्स्ट 2026 में नंबर ऑफ परसीमन आयोग बैठता है और सीट बढ़ती हैं, तो उनको बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी वहाँ पे। ठीक, तो वो हमारी बिल्डिंग 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो आज हमें इंडिया को एक न्यू बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक, जिसमें फुल सेफ्टी हो, उनकी किसी तरीके का कोई सेफ्टी चैलेंज नहीं होना चाहिए। ऐसी बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन ने बहुत सारे सजेशन दिया कि दे रिक्वायर्ड अ न्यू बिल्डिंग, राइट। सो आई थिंक हमें पहले फैक्ट जान लेना चाहिए किसी भी चीज़ का विरोध करने से पहले, कि नेता क्या कह रहे हैं, सब लोग क्या कह रहा है कि बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, वो हमें फैक्ट से पता चलती है, वो हमें स्टडी से पता चलती है, ना कि एक लोग हमें कुछ बोल दे तो हम उसके बेस पर उसको हम मान लें। हमेशा हमें चीज़ों को मानना चाहिए फैक्ट बेसिस पर, ना कि किसी के कह देने से केवल। तो इंडिया रिक्वायर्ड अ न्यू सेंट्रल विस्टा, ए न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग, राइट। सो दैट वाज द रीज़न, क्योंकि हमारा जो सेंसस है, आज भी हमारी जो कैलकुलेशन है वो 1971 के सेंसस के बेस पर हो रही है। इसका मतलब कि हम 50 साल पीछे के सिस्टम को आज भी कैरी आउट कर रहे हैं। तो अगर हमारा सेंसस इस 2031 का होगा और फिर आयोग बैठेगा, तो फिर सभी लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इक्वल हो जाएगा। प्रॉब्लम ये होती है कि एक सांसद जो है वो 60 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक सांसद केवल 50 लाख को कर रहा है, तो एक्चुअली क्या होता है कि उसको डेवलपमेंट कराने में प्रॉब्लम आती है। ठीक, तो जब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो वहाँ पे जो फंड होगा वो इक्वली सबको मिलेगा, मतलब इक्वली बेनिफिट करेगा वहाँ के एरिया को, वहाँ के डेवलपमेंट को। ठीक, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।